कल चांद हो गया था ना, आप लोग का रोजा होगा ना आज तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हाँ आज चांद नजर। चलो अच्छा है। मैंने जैसे करना है तुम लोगों के, रमजानों में भी अच्छी तैयारी रखना। अभी तो सारे एग्जॉस्टेड हो गया अभी तो, या नहीं? सही हो? सही हो या एग्जॉस्टेड से हो? सही। तो आप लोग क्या करते हो, सहरी से पहले जागते हो? वैसे यहाँ पे तो ट्रेंड है कि सहरी तक से पहले सब जाग ही रहे होते हैं। ऐसा ही है। सहरी के बाद क्या होता है? तो फिर आप लोग सोते कब हो? अच्छा। सही सही सही। आप लोग दोनों, आपने भी हिफ्स किया हुआ है ना फातिमा? चलो चलो, अच्छी बात। और अब्दुल्ला भी कर रहा है? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जैद? जी सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कैसी है? सही है। सही है, तो देखते हैं। अच्छा स्टार्ट ले रहा हूँ मैं। परसेंटेजेस। सारे टाइम पे आ जाते ना तो अच्छा रह गया हुजैफा, बाकी सब हो गए। खैर, स्टार्ट करते हैं परसेंटेजेस। वही बात कह रहा था मैं कि परसेंटेजेस, अगर आप लोग का रेशोस का कॉन्सेप्ट सबका कवर्ड है तो परसेंटेजेस बहुत आसान चैप्टर है। परसेंटेजेस कुछ भी नहीं है, कोई इतनी मेहनत नहीं लगेगी। अच्छा हाँ, एक और मैं बता दूं, परसेंटेजेस इज कनेक्टेड विद एवरीडे मैथमेटिक्स। एवरीडे मैथमेटिक्स क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास एवरीडे कैलकुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट लॉस किया हो या आपने ये चीज़ खरीदी हो, तो आपको उसमें इतने आपने इतने अमाउंट दी तो उसका चेंज आपको इतना रिसीव हुआ, या आपकी सैलरी इतनी थी लास्ट ईयर और जो अभी नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी है वो 10% इंक्रीज हो गई है तो सैलरी। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आपके परसेंटेजेस के अंदर आते हैं। तो परसेंटेजेस में ये है। तो अब परसेंटेजेस की इंपॉर्टेंस बता दूं। परसेंटेजेस वैसे बहुत आसान है। तो परसेंटेजेस आपका पेपर वन के अंदर, पेपर टू के अंदर बेसिकली जो पहला क्वेश्चन होता है ना 10-12 मार्क का, या कभी कभार 15 मार्क का आता है, या 8 मार्क का डिपेंडिंग, तो वो पूरा कवर होता है, हो जाता है उसके अंदर। तो अगर कोई किस परसेंटेजेस पक्का है ना परसेंटेजेस में, और परसेंटेजेस या एवरीडे मैथमेटिक्स को समझता है कि उसको, उसने इतने घंटे काम किया, 1 घंटे के अमाउंट इतनी बनती है तो उसके कितने हो जाएंगे, या फिर उसके बाद जो परसेंटेज से फिर वो कनेक्ट होगा क्वेश्चन के, इसके पहले इतने अमाउंट थी, अब इसकी इतनी रेज हो गई है तो कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुई है। तो ये सारी चीजें आपकी परसेंटेज में कवर होंगी। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई इतना वो है नहीं। अब मैं कुछ पहले इसमें परसेंटेज में बातें कर लूं। बहुत थोड़ी सी बातें होंगी, वर्किंग ज्यादा होगी इसके अंदर। तो चलो देखते हैं। अब कोई भी चीज है, लेट से अगर मैं किसी की भी अमाउंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होगी वो, या चलो कॉस्टिंग या एवरीडे मैथमेटिक्स से पहले मैं परसेंटेज समझा दूं कि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आपको अगर परसेंटेज इंट्रोड्यूस करना होता है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो। लेट से, या परसेंटेज इंट्रोड्यूस करना हो तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल बेसिक। और परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो आप लोग डिवाइडेड बाय 100 करोगे। जैसे लेट से मेरे मार्क्स जो है वो 25 आते हैं आउट ऑफ 30 फॉर एग्जाम्पल, या 25 का मार्क्स का लेता हूँ ना तुम लोग का। तो अगर लेट से आप लोग के आते हैं 20 आउट ऑफ 25 फॉर एग्जाम्पल, तो 20 आउट ऑफ 25 है, तो अगर आप इसको परसेंटेज में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो कि आउट ऑफ 100 कित क्या होगा, तो बेसिकली 20/25 टाइम्स 100 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 and 80, 80%।
अब परसेंटेज की सिग्निफिकेंस क्या है, परसेंटेज क्यों जरूरी है? एक्चुअली होता ये है कि कभी कभार जैसे अगर कुछ बड़ी वैल्यूज हैं या एक कंपनी है जिसका एक सारा पूरे साल का जो वो रेवेन्यू होता है, क्या कहते हैं उसको, वो सारी चीजें होती है ना, कि वो जो अर्निंग्स हैं फॉर एग्जांपल, चलो तो अगर उसने अपनी सेल्स की हैं पूरे साल और वो देखना चाह रहा है कि सेल्स में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो कभी कभार वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस की बात हो रही होती है, तो उसमें तो कितने जीरोस लगेंगे। तो उसको देखकर लेट से मैं आपको कुछ अमाउंट दिखा दूं ऐसे करके कि ये है फॉर एग्जांपल 115334375, और एक अमाउंट दिखाऊं मैं आपको 363615, कुछ भी दिखा देता हूँ 1523 लेट से। अब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा ना, मैं बोलूंगा बताओ कौन सी बड़ी वैल्यू है, या मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी होगी। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको ये दिखा दूं कि इसी चीज को मैं आउट ऑफ 100 कर दूं, अगर मैं आपको 90 दिखा रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है यार, इसका मतलब है अच्छी परसेंट बन रही है। या फिर मैं आपको लेट से प्रॉफिट की बात करते हैं, तो अगर 90% प्रॉफिट हो रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, अगर 10% हो रहा है तो आप बोलोगे नहीं यार इस बार कम प्रॉफिट हुआ है। तो ये परसेंटेज कंपेयरिंग के लिए आसान हो जाती है। सेम हम लोग एक मार्क्स में भी यही करते हैं कि लेट से हम बोलते हैं भाई कितनी परसेंटेज आई, तो हम बोलते हैं 70% है, या किसी बच्चे की 90% है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन आ गई, इवन दो जितने मार्क का भी उसका टेस्ट या जितने मार्क के भी उसके टेस्ट हुए होंगे, आपके पास एक एवरेज आ गया बच्चे का कि आउट ऑफ 100 ये 90% स्कोर कर रहा है, तो अच्छा बच्चा है इसका मतलब। कोई 60 या 70 कर रहा है मिड है, कोई 40-30 कर रहा है तो वो फेल हो रहा है। तो ये परसेंटेजेस आपको बेसिकली बता देती हैं आउट ऑफ 100 करके कि ओवरऑल एवरेज क्या है। बातें समझ में आ रही हैं? अब कहते हैं परसेंटेज कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कैलकुलेटर था जो मेरे पास 150 का था, तो मैंने वो कैलकुलेटर बाय किया हुआ है, वो मेरी कॉस्ट है, वो मैंने खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है 100%, और एवरी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100%। तो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो वो 100% होगी हमेशा। और लेट से मैं आगे उसको बेच रहा हूँ, लेट से वो मैंने लिया था $150 का, और अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ 170 का, तो ये तो मेरी सेलिंग प्राइस 100 से एक्सीड हो गई। तो याद रहे 100% से ज्यादा आ सकती है, प्राइस 100% से ज्यादा परसेंटेज आ सकती है। कब? जब आप सेलिंग की बात कर रहे हो। जैसे अगर सेलिंग है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपने या तो प्रॉफिट किया होगा या लॉस किया होगा, अगर आपने 10% का प्रॉफिट किया है तो आपकी सेलिंग क्या बन जाएगी 110%। 10% अगर प्रॉफिट है तो कितना हो गया 110 सेलिंग हो गई। या अगर 10% लॉस है तो 90% सेलिंग हो गई। अच्छा, ये भी समझना होगा कि सेलिंग क्या होता है, उसकी परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस क्या होता है और उसकी परसेंटेज क्या होती है। लेट्स से अक्सर हमारे पास वो ब्रांड्स पे सेल लगती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, खाड़ी वगैरह, और पता नहीं तुम लोगों ने तो देखा होगा लड़कियों के लिए खाड़ी वगैरह है, लड़कों में आउटफिटर्स वगैरह है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने सीजनल सेल्स लगा रहे होते हैं, 25% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। तो बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं कि लेट्स से अगर वो कह रहे हैं 25% ऑफ, तो सेलिंग क्या होगी उनके लिए, सेलिंग उनके लिए 75% होगी। क्या मतलब हुआ कि आपको ये अब इतने की पड़ेगी, उसकी 100% अमाउंट से आपको सिर्फ और सिर्फ 75% अमाउंट भरनी है, क्योंकि उन्होंने 25% हटा दी। कंपनी के लिए क्या कहलाएगा वो, या ब्रांड के लिए क्या कहलाएगा वो, लॉस कहलाएगा, क्योंकि वो 100% की चीज को 75% के अंदर बेच रहे हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, यहाँ पे जैसे टैक्स लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स है या सेल्स टैक्स है, और बहुत सारे तरह के टैक्स होते हैं। तो अगर मैं वैल्यू एडेड टैक्स की बात करता हूँ, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि आपने आपकी जो भी है, मुझे तो खैर इतने इस डीपली नहीं पता है इसके बारे में, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन अगर जैसे जैद को पता होगा, जैद वीएटी क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, एनी आइडिया? जी सर, वैट होता है। हाँ, वैट क्या होता है बताओ? टैक्स लगता है सर सामान पे ऊपर। सामान पे जो टैक्स लगता है, बिल्कुल। तो वैल्यू एडेड टैक्स ये है कि आपकी वो अगर चीज 100% की थी, अब वो लेट से 5% का वीएटी लगता है, तो ये 105 की हो गई, 105 की हो गई वो। अब आपको 105 की अमाउंट भरनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैं अगर बोलूं कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कितने पे, तो आप बोलोगे सर वो तो 100% है। समझ में आ रहा है?
जी तो लेट्स से एक एक ये जैसे अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट कैलकुलेटर की कॉस्ट थी 150, लेकिन आपको टैक्स भी देना है इसके ऊपर, वीएटी देना है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 150 तो मेरी भाई प्राइस है, कॉस्ट, और उसकी परसेंटेज हमेशा क्या होगी 100, उसमें 5% वीएटी है, और वो पूछ रहे हैं, या 5% नहीं सॉरी $5 वीएटी है, $5 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, $2.5 वीएटी है, चलो $2.5 वीएटी, हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना वीएटी लग रहा है। हम बोलेंगे कि अगर $2.5 वीएटी है तो उसकी परसेंटेज क्या है, एक्स है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले भी समझाया, इतना बेनिफिशियल इसलिए होता है कि अगर आपने प्राइस लिखी है तो उसी के सामने उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज लिखोगे, वो वही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपने 150 कॉस्ट प्राइस रखी है तो आपको सामने ही उसके 100 रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपने वैल्यू एडेड की कॉस्ट रखी है कि इस पे वैल्यू एडेड कितना हो रहा है, तो उसी के सामने एक्स लिखोगे ताकि उसी की परसेंटेज मिले। ठीक है। या अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि आपको टोटल पैसे भरने कितने पड़ेंगे, तो आपको पता है कि मुझे टोटल पैसे कितने भरने हैं, 152.5, तो उस हिसाब से फिर परसेंटेज निकलेगी कि आपको टोटल पैसे इतने भरने हैं, टोटल परसेंटेज होगी कितनी, सेलिंग परसेंटेज कितनी होगी, या बाइंग परसेंटेज कितनी होगी, कुछ भी हो सकता है। वैल्यू एडेड टैक्स यूजुअली बाइंग परसेंटेज, बाइंग पे लगता है। तो आपने कुछ बाय किया तो उस पर वीएटी लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो टोटल आपकी परसेंटेज 100 से एक्सीड कर गई। अभी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इजीली आपका 100 से ऊपर आंसर आएगा। तो चेक भी कर लेते हैं। सर, ये बता रहा है कि टैक्स के साथ कितनी वैल्यू थी। टैक्स के साथ कितनी परसेंटेज आएगी, यस ये बताना चाह रहा है वो। ये पड़ गई अब आपको 101.66%। अब आप ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर आपके पास जो है टैक्स कितना लगा है, 1.6% का लगा है। अच्छा, अगर वो डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन में यही कहता कि मुझे हमें ये बता दो कि कितना टैक्स परसेंटेज कितनी है, वैल्यू एडेड टैक्स का परसेंटेज कितना है, तो आप वैल्यू एडेड टैक्स को लिखोगे यहाँ पे और सामने एक्स लिखोगे, तो वो डायरेक्ट आपको क्या देगा, सिर्फ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स देगा। तो बेटे जो लिखोगे ना वही आंसर मिलेगा आपको। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वैसे मैं तो परसेंटेजेस के फिक्स फॉर्मूलाज पे बिलीव नहीं करता। आप लोग आप किसी भी सिनेरियो को क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज है या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इवन दो मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता, लेकिन अगर किसी को यूज करना है कि फॉर द परसेंटेज चेंज आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, आप देखना चाह रहे हो कि लेट से आपके पास पिछले साल आपको $100 मिलते थे आपके काम के, लेकिन अब $120 मिलते हैं, तो आप देखना चाह सर, आपकी आवाज गायब हो गई। कोर्स मैंने एग्जांपल ऐसे ली थी जान करके, समझ रहे हो। लेकिन इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है कि आपकी ओल्ड वैल्यू के आगे हमेशा 100 आएगा। हाँ कुछ, सर, हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही है। क्या बोला आपने? आवाज इसके बाद आवाज कट गई थी आपकी अचानक से। कहाँ कहाँ तक क्या बोला था मैंने लास्ट, मुझे बता सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप बता रहे थे कि जी जी जी, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले ये इतना जरूरी नहीं है, अगर कोई बच्चा इसको याद नहीं करना चाह रहा तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इजीली कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी 2023 में मेरी सैलरी थी, एग्जाम्पल ऐसे बात करते हैं, 2023 में मेरी सैलरी थी लेट्स से $300 थी, ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अब ये हो गई है $450 2025 में, 2024 में 300 थी, तो लास्ट ईयर 300 थी और 450 इस साल हुई है। मैं देखना चाह रहा हूं मेरी परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी कितना है,
तो मुझे बताओ कौन सी 100% होगी, 450 या 300? कौन सी 100% होगी सर? 300 हाँ, 100 होगी। 300 वाली अमाउंट को आप 100% रखोगे, क्योंकि आप चेक करना चाह रहे हो कि आपका चेंज नए साल में आया है कितना, तो आप हमेशा ओरिजिनल वाली को 100% बोलोगे। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके गुड। और फिर इस पे क्या कर दोगे, एक्स। अच्छा, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द परसेंटेज चेंज, चेंज निकालना चाह रहे हो कि कितना फर्क आया है पिछली परसेंटेज में, चेंज कितना आया है बेसिकली। देखो अगर 100% है ना, तो लेट्स से अगर 110 हुआ तो आप बोलोगे 10% का चेंज आया। 120 हुआ तो आप बोलोगे 20% का चेंज आया। ऐसे ही बोलोगे ना, 20% का इंक्रीज आया। लेट्स से 90 लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 10% मेरी सैलरी गिर गई, तो उसका क्या मतलब है, 10% गिरी है। 90% बोल रहा हूँ तो उसका मतलब 10% गिरी है। ठीक है, तो उस हिसाब से अमाउंट निकलेगी। तो अब देखो, इफ देखा करो एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। इफ एग्जामिनर इज आस्किंग कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंक्रीज लिखना पड़ेगा। जैसे इंक्रीज कितना हुआ है, इनके इस एग्जाम्पल में इंक्रीज कितना हुआ है, 150। तो आप यहाँ 150 लिखोगे। गुड। और यहाँ पे आगे x, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। 100 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइड बाय 300, ये कैंसिल हुए जीरोस, 50% इंक्रीज आ गया। अच्छा, अगर कोई बच्चा गलती से यहाँ पे 300 और 100 लिखता है और नीचे 450 और x लिख देगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब आपने पता है क्या लिख दिया, आपने न्यू सैलरी लिख दी, और न्यू सैलरी लिखने की वजह से आपको ये दिखाएगा ओल्ड सैलरी की परसेंटेज मिला के न्यू सैलरी। क्या मतलब हुआ कि अगर ओल्ड सैलरी आपकी 300 थी, तो ये 300 से एक्सीड कर गई है ना, तो ये 100% से ज्यादा अमाउंट दिखाएगा, 100% से ज्यादा परसेंटेज दिखाएगा। लेट से दिखाएगा 150। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर 150 आ रहा होगा, जिसमें जो 50% है वो आपका नया ऐड हुआ है। तो ये इस तरीके से भी परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। क्लियर? जी सर। सेम गोज फॉर द लॉस। लेट से वो कह रहा है कि उसके पास एक टेलीविजन था, $450 का टीवी था, उसमें वो बंदे ने क्या किया, उसको सेल करना था, उसने सेल किया, तो उसने 10% के नुकसान में सेल किया, 10% लॉस में सेल किया, सेल एट 10% लॉस। तो वो क्या बोलेंगे अब आपसे कि फाइंड सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में सेल किया, वो ये पूछना चाह रहे हैं। अब ये मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका परफेक्ट है, चलो कौन बताना चाहेगा। सर 450 के आगे ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल परसेंटेज। परसेंटेज, सॉरी 100%। ठीक है, गुड। और फिर 450 के नीचे x आ जाएगा और 100% के नीचे 10% आ जाएगा। दोबारा बोलो क्या कहना चाह रहे हो। 100% के नीचे 10% आ जाएगा। तो इससे तो तुम वो निकालोगे कि इसको लॉस कितना हुआ, मैं डायरेक्ट 90 पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा 90 आएगा, ये किसने बोला 90? चलो गुड, जबरदस्त। अगर आप 90 देखो, गलत नहीं है। अगर आपने 10 रखा, आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपने बेसिकली 10 रखने से आपने लॉस निकाला है, फिर आपको ओरिजिनल प्राइस से लॉस माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसने एक्चुअली सेल किया कितने में था। लेकिन आप डायरेक्ट 90 में कर दोगे ना, तो देखो हम चेक करना चाह रहे हैं कोई चीज 100% पे 450 की है, तो वो 90% पे कितने की होगी, क्योंकि 90% में इसको 90% पैसे मिले ना सिर्फ इसको, उसने अगर लॉस में बेचा है तो। यस और नो? जी जी। तो देखा करो क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं। बोलते फाइंड द लॉस, आप रखते 10%। अभी ये कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस, ये सेल कितने में किया है, तो आपने 90 रख दिया। ठीक है, ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड द आंसर 45 टाइम्स 9, 45 टाइम 9, 45 400। टाइम 9 करते हैं, कितना आ रहा है, 450। 450 एंड 45 हटा दो 450 में से, वही चीज हो गई वैसे तो, खैर देखा जाए तो। 9 5 45 एंड देन 5 9 4 36, 36 एंड 405, 405 का इसने सेल कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। 90 क्यों लिया बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि इसने जब सेल किया होगा तो उसको पैसे कितने मिले होंगे।
इसने 10% लॉस में सेल किया है। तो देखा जाए कि अगर कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट 100% होती है तो अगर इसने 10% लॉस कर दिया तो इसका मतलब रिमेनिंग परसेंटेज कितनी होगी, जो उसको समझ में आ गया? पक्की बात है, चलो शाबाश। अच्छा, ए वन मोर थिंग, अगर एक बच्चा 10% लिख भी देता है नीचे, मसला नहीं है, तो अगर 10% लिख रहा है तो वो क्या निकाल रहा है फातिमा? अगर उसने 10 लिख दिया तो उसका क्या मतलब, वो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? मतलब लॉस कितना हुआ था, यस और नो? फिर आपको ओरिजिनल 450 में से उस लॉस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट 405 ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एक स्टेप भी बढ़ जाता है जिसमें आपको माइनस करना पड़ता है, तो ये भी कोई गलत नहीं है, आप कर लोगे तो कोई मसले वाली बात थोड़ी है, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब जरा इसके। अब देखो ये P1 P2 के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मैं पहले P1 के क्वेश्चंस को टारगेट करूंगा, आप लोग देखना। P2 के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, तो P2 के क्वेश्चंस हम बाद में भी देख सकते हैं, या अभी देखते हैं कितना टाइम बचता है, लेकिन परसेंटेजेस के अभी P1 के तो करते हैं, वो क्विकली होते हैं, आप लोग आराम से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे उसमें से। अच्छा, बाकी होमवर्क का भी अपडेट देते रहो भाई, आप लोग होमवर्क का अपडेट नहीं दे रहे हो मुझे, स्पेशली वॉइस की तरफ से तो मुझे होमवर्क का नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी। इंशा फातिमा फिर भी मुझे बता देनी है, फातिमा तो माशाल्लाह अपडेट अप टू डेट है, कुछ है उसके, लेकिन वो कुछ होते हैं तो वो मुझे बता देती है। इंशरा का भी काम सही चल रहा है, बीच में कुछ क्लासेस मिस थी, वो भी कवर हो गई होंगी आई होप। इंशरा जी सारा कर लिया जी। होमवर्क, ये और जो बाकी जैद मुझे भेज नहीं रहे हो ना बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कर लिया है? भेज दिया सर आपको। ठीक है, या तो मैं एक काम करता हूँ, उधर अबीरा को बोल देता हूँ, मिस अबीरा को, वो चेक कर लेंगे, तुम लोग उनको भेजते रहो, ऐसा कुछ कर लें। चलो ऐसा कर लेते सर। चलो ठीक है, मैं उनको लिस्ट लिस्ट दे दूंगा कि भाई ये टॉपिक चल रहे हैं, आप लोग उसको उनको भेज देना, तो वो चेक होता रहेगा। लेकिन बेटा फिर उन्होंने कहा ना कि यार ये तो वो नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे, तो फिर मैं जो है एक एक करके फिर क्लास में एंट्री नहीं करने दूंगा, मैं यहीं से डिक्लाइन कर दूंगा, जो बच्चा आएगा मैं एंटर नहीं होने दूंगा क्लास में अगर काम कंप्लीट नहीं करोगे। ओके सर। ठीक है, कुछ सेटिंग बनाते हैं अभी, फिर भी बहरहाल अगर काम कंप्लीट होते जा रहे हैं तो मुझे भेजते रहना अभी। अच्छा, परसेंटेजेस, छोटी सी पीडीएफ है तो अभी भी हो सकती है। अरे यार, अरे मम्मा को टैबलेट में बोलो, वहाँ क्विक शेयर हो गया गलती से, वो कैंसिल कर देना वहां से, आपके पास ही, हाँ इसको कैंसिल करो। अच्छा, सबको स्क्रीन आ रही है? जी ओके। In a town, 11,000 people out of the total population of 50,000 are aged under 18. What percentage of the people of the what percentage of a population is aged under 18? बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं कि कितनी कितनी पॉपुलेशन अंडर 18 है। अंडर 18 की टोटल पीपल बता दिए, टोटल पीपल ये रहे 50,000, और अंडर 18 वाले भी बता दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये यूज करना पड़ेगा, लाइक दिस, सॉल्व हो जाएगा। जैसे मार्क्स का करते हैं ना, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100,
तो आपकी जो डिजायर्ड पॉपुलेशन है अपॉन द टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ जाएगा। कोई इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए करना चाह रहा हो तो ऐसे भी कर सकता है कि 50,000 टोटल है तो 50,000 के सामने 100% और x परसेंटेज 11,000 रिप्रेजेंट कर रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। ठीक है, देखो 1 मार्क का है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे इसके अंदर, जीरोज एंड जीरोज कैंसिल, जीरोज एंड जीरोज कैंसिल, बाकी बचेगा आपके पास 11/5। 11/5 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 10 होता है, पॉइंट आ गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 2.2 आंसर हो गया। आगे चल रहे, यस सर। चलो अच्छा 50,000 है और 11,000 है ना, तो मैंने जीरो ज्यादा काट दिए ऊपर लग रहा है। देखो कोई और गड़बड़ तो नहीं किया है मैंने। हाँ हाँ 22 होगा, मैंने ज्यादा जीरोस काट दिए थे गलती से, सॉरी। ये 110 है, 5 1 5 एंड देन 22 आ रहा है। अच्छा, a company employing 1,200 workers increase the number of worker by 15%. How many worker does it now employ? So original workers were 1,200 जिसमें आप कहोगे 100% थे, 15% बढ़ा दिए तो 115 हो गए। यहाँ पे x, अगर कोई बच्चा 15 लिखता है सिर्फ तो उसको सिर्फ नए आने वाले लोग पता चलेंगे, फिर उसको फाइनल ऐड करना पड़ेगा विद द 1,200। ऐसे भी किया जा सकता है। हम क्या कर लें, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 115 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिलेशन हो गई 115 एंड देन 12, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 5 2 10 हो गया, 2 1 2 3 हो गया एंड देन 230 ये हो गया। उसके बाद 5 1 एंड 1, फाइनल आंसर आएगा आपका 1380। पॉपुलेशन बढ़ गई, वो वर्कर्स बढ़ गए। अच्छा, इन अ सेल द शॉपकीपर रिड्यूस द मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस इज आल्सो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वाज $20। कैलकुलेट द प्राइस इन अ सेल। सेल प्राइस पूछना चाह रहे हैं, मतलब प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहे हैं कि सेल में उसकी प्राइस हो कितनी जाएगी। अच्छा, मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वाज $20, जिसका मतलब मार्क प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में हमेशा 100% आता है। यहां तक कर लिया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि उसने प्राइस रिड्यूस की है 20%, इसका मतलब है परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 80%। 80% पे सेल, 20% की सेल लगी हुई, 80% की कॉस्ट हो जाएगी। अभी देखते हैं कितनी पड़ जाए, कितने की हो जाएगी। हमने यहाँ एक्स लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर 20 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, जीरोस एंड जीरोस कैंसिल, 16। सर मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, टोटल प्राइस? प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। ओके सर। ठीक है, द प्राइस ऑफ द कैमरा इन अ सेल वाज 60। नाउ अब इन्होंने सेल दे दी। अच्छा, क्वेश्चन लिंक्ड ही है, पार्ट ए से ही लिंक है, तो वो शॉपकीपर सेम ही है। उसने क्या 20% की ऑफ सब में लगाई है उसने, सिर्फ एक पे नहीं लगाई है, सब पे 20% ऑफ लगाया है उसने। तो अब देखो कैमरे की सेलिंग प्राइस बता दी है, वो पूछ रहे मार्क प्राइस क्या थी। जैद बताओगे कैसे करेंगे? सर टोटल अब इस बार मार्क प्राइस पूछ रहे हैं, ओके, तो बताओ। 60 के आगे 100%। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो बेटा, 60 तो उसने सेलिंग प्राइस बताई, सेल प्राइस बताई है। अच्छा, तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहे हैं। हाँ ओरिजिनल प्राइस पूछ रहे हैं, मार्क प्राइस पूछ रहे हैं वो। तो ओरिजिनल प्राइस सर एक्स हो जाएगा यहाँ पे। जबरदस्त, गुड, आगे 100। जी सर 100%। सही है, गुड। और नीचे उधर 60 आ गया। 60 और उधर 20%। फिर गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो बेटा। सेल प्राइस का मतलब क्या हुआ, 20% ऑफ करके जो बची हुई प्राइस है वो 80% की होगी ना यहाँ पे। जी। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे पूछो। अच्छा सर, तो वो जो प्राइस है उसको हमें हटा के बोलनी है बाकी की, ठीक, कितनी परसेंट है। हाँ यस यस, लेट से कुछ भी प्राइस, लेट से 80 या 90 का होगा, लेट से कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेट से 85 का है। अब 85 का ये था और ये कहना चाह रहे हैं कि ये कम हो गया है और रिड्यूस होके इतना हो गया है। वो ये नहीं कह रहे कि फर्क कितना है। देखो 20 का तो डिफरेंस आएगा,
लेकिन 20 का डिफरेंस 100% पे आने के बाद ये 80 का परसेंटेज क्या बन जाएगी सेलिंग प्राइस, मतलब इतने की हो जाएगी अब ये प्राइस। ओके तो सर। तभी हम 20 हटा रहे हैं, जो रिमेनिंग परसेंटेज बच रही है उस रिमेनिंग परसेंटेज अगर 80 है, 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है 60। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 एंड देन जीरोस कैंसिल हुए, 3 4 25 25 3 जा 75। तो देखो पहले कितने का था, 75 का था, और इस पे 20% ऑफ हुआ होगा और ये कितने का पड़ गया होगा, 60 का। अब क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। ठीक है। ड्यूरिंग 1 month द वॉल्यूम ऑफ परफ्यूम इन अ बॉटल डिक्रीज फ्रॉम 5 ml टू 4 ml, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज। अब देखो एक फॉर्मूला भी कराया था मैंने ऊपर, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई मसला थोड़ी है ये वाला, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 5 से 4 हो गया, ये परसेंटेज डिक्रीज बताना है आपको। 5 से 4 हुआ, ये न्यू वैल्यू है, या चेंज बोल सकते, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू नहीं किया करो, चेंज कर दिया करो, चेंज अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, सबसे बेहतरीन ये रहेगा। तो चेंज कितना आया, 1 ml का आया, था कितने ml का, 5 ml का था, ओल्ड वैल्यू है ना, 4 क्यों होगा बेटा, 5 से 4 हुआ है ये, ओरिजिनली कितना था, 5 था ना। ये नहीं देखना कभी भी कि लेस वाले को ले या ग्रेटर वाले को ले, ये देखा करो कि पहले था कितना और अब हो कितना गया है। ठीक है, तो 20% इसका डिक्रीज हो गया इसका वॉल्यूम बेसिकली। ठीक है, अच्छा अगर मैं, देखो अब मेरी बात समझो, क्या पता ये एग्जांपल दूं तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाए। देखो ओरिजिनली जब वो 5 ml का था ना, तो उसकी परसेंटेज कितनी थी जैद, 100%। जी सर। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि ये 5 ml से 4 ml हो गया, तो डिक्रीज कितना आया, आपने डिक्रीज की परसेंटेज बता दी, तो इसका मतलब हो गया ये तो फिनिश हो गया ना, तो रिमेनिंग बॉटल में पड़ा हुआ कितना होगा, ये भी बता दो फिर मुझे। क्या मतलब, समझ नहीं आया सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो गया, बॉटल में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया फ्रॉम 5 ml टू 4 ml, तो डिक्रीज कितना आया वो ये पूछना चाह रहे हैं, परसेंटेज में डिक्रीज कितना आया, तो आपने बता दिया 20% का डिक्रीज आया। इसका मतलब है 20% रिप्रेजेंट कर रहा था 1 ml को, और ये 1 ml खत्म हो गया, रिमेनिंग बॉटल के अंदर कितना होगा, 4 ml, तो उसकी जी। परसेंटेज भी बता दो कि कितनी परसेंट बचा हुआ होगा बॉटल के अंदर। 80%। यस, गुड। अब समझ में आई कहानी थोड़ी थोड़ी। जी सर। सही है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज इंक्रीज बाय 150%। अच्छा बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा है, मतलब 100% से भी ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, आ सकता है। तो अगर 8 सेंटीमीटर ओरिजिनल थी, तो 8 सेंटीमीटर में कितनी परसेंटेज रिप्रेजेंट होगी, 100%। और अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 150 इंक्रीज हो गया, तो नई लेंथ कितनी होगी, तो पहले तो 100% की लेंथ थी, और अब इसमें इंक्रीज भी आ गया 150 का, तो टोटल कितनी परसेंटेज हो जाएगी, 250 हो जाएगी, और यहाँ x, क्रॉस मल्टीप्लाई एन आंसर। सही है। इस पे मुझसे बच्चों ने सवाल किया था कि सर हम 150 क्यों नहीं ले रहे, हम 250 क्यों ले रहे हैं, तो तुम लोग, आप लोग के माइंड में है ऐसा सवाल बेटा? क्योंकि सर हम टोटल ले रहे हैं ना, पहले की भी और अब नई वाली मिला के। जबरदस्त। 4 5 20 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से डायरेक्ट 27 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। अच्छा अब अब्दुल्ला, आप मुझे जवाब दोगे क्वेश्चन नंबर 5 का। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वर 5 मिलियन इन 2009 एंड 8 मिलियन इन 2010, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ऑफ कोर्स नजर आ रहा है कि 5 मिलियन से 8 मिलियन हो गया, तो इंक्रीज तो हो रहा है फ्रॉम 2009 टू 2010, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे अब्दुल्ला? हेलो, चेंज सही है, चेंज कितना आया है, वो से 3 मिलियन का। 3 मिलियन, तो डायरेक्ट 3 लिखो, भले मिलियन हटा दो, 3 अपॉन
ओल्ड कितना था, ओरिजिनल कितना था? Sir, 5 million. गुड, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. 100, सही है, गुड। 5 1 जा 5, 20 जा 100, 60, 60% प्रॉफिट बढ़ गया कंपनी का फ्रॉम 2009 टू 2010। समझ में आ गया? सर इसको जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करवा दें एक दफा। चलो मैं करा देता हूँ। तो 5 मिलियन ओरिजिनल, या 5 मिलियन जो है वो हमारे ओल्ड थे, ओरिजिनल थे 2009 पे, तो उसको आप 100% पे रिप्रेजेंट करोगे। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज की परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे भी इंक्रीज, कि इंक्रीज कितना हुआ, तो 3 मिलियन का इंक्रीज हुआ है। आगे एक्स लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई द आंसर 300/5, वही 60 आ रहा है। राइट सर। ठीक है, चलो। another company had an income of 20 million in 2008. In 2009, this income decreased by 10%. In 2010, the income increased by 15% from 2009 income. Find the income in 2010. Inshra, कैसे होगा जी ये, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से बताओ मुझे कैसे होगा ये। हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताओ, ओरिजिनली सबसे पहले कितनी कितनी इनकम थी कंपनी की? 20 मिलियन। चलो ठीक है, 20 मिलियन के आगे मैं 100% लिख दूं? जी। सही है। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि इनकम डिक्रीज हो गई 2009 2009 में। के अंदर। ठीक है, तो डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज होने के बाद जो इनकम बचेगी वो कैसे निकालेंगे बताओ? उसके लिए मैं क्या लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे? 20 के नीचे एक्स लिखेंगे और और 100 के नीचे 10 लिखेंगे। 10 लिखोगी ना तो देखो आपको डिक्रीज पता चलेगा, फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 20 मिलियन से वो माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि 2009 में पैसे थे कितने। और अगर आप तो फिर 90 हम लिखोगी ना, 90 लिख देंगे। गुड, 90 लिखोगी तो आपको पता चल जाएगा कि 2009 में असल इनकम है क्या। ठीक है। समझ में आ गया ना? जी। चलो, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइड बाय 100। आप देख सकती हो, आप लोग सब देख सकते हो कि देखो 2009 में कितना हो गया, 18 मिलियन, और 20 मिलियन था, तो खुद नजर आ रहा है कि एक डिक्रीज आया है। यस और नो? यस सर, जी। अब इसको वापस इंक्रीज। हाँ, फिर उसके बाद वो अब क्या कह रहा है, आगे आगे की कहानी है कि इन 2010 इनकम इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम द 2009 इनकम। अब मेरी 2009 इनकम क्या कहलाएगी? 100% की। ठीक है, रीजन, क्योंकि अब यू आर कंपेयरिंग 2009 इनकम फॉर द 2010 इनकम। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो आप 2008 वाली इनकम को छोड़ दो, अब आप 2009 और 10 को कंपेयर कर रहे हो। 2009 की अगर 18 है तो आपने अब 18 के आगे लिखना है 100, और वो कह रहे हैं 2010 में इनकम इंक्रीज बाय 15 हुई है, तो 115 लिख दो और यहाँ पे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आंसर आ जाएगा आराम से। करते हैं, ये हो गया 115 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर लेते हैं, चलो। 2 9 जा 18 एंड देन 50 आ गया यहाँ पे, 5 10 जा 50 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। 23 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 10 है, 23 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं अलग से, फिर पॉइंट डेसिमल एक पीछे ले जाएंगे। 23 मल्टीप्लाई बाय 10 230 होगा, 200 एंड देन, हाँ बताओ 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 बताओ, बोलो बोलो, सही कह रहे 207 हो। 207। 207, शाबाश। 207, 207, और ये हो जाएगा 20.7। क्यों? क्योंकि 207 डिवाइड बाय 10 था, एक डेसिमल पीछे हो गया, 20.7 बन गया। जी सर। ठीक है, अच्छा। ये सारे वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल सवाल अब मैं देखूं जरा। हाँ, ये एक टेक्निकल सवाल है, इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे सुन लेना, वहां पे नहीं है एक्स्ट्रा लेक्चर में,
तो यहीं पे एक तरीके से लेक्चर की तरह मैं समझा रहा हूँ, ये गौर से सुनो। देखो, कभी भी ये जो क्रेडिट ये डिपॉजिट होती है और मंथली इंस्टॉलमेंट होती है ना, इस तरह की जो बैंक अक्सर ऑफर करते हैं, उस तरह की चीज को कहा जाता है हायर परचेज। हायर परचेज मतलब ये है, हायर का मतलब है आपने ले लिए, हायर का मतलब है आपने ओन कर लिए, ले लिया आपने, और अब आप क्या कर रहे हो, इसकी एक टर्म्स के साथ साथ आप इसके पैसे भर रहे हो, उसको हायर परचेजिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, होगा ये कि लेट्स से अगर मेरे पास एक एक फोन है, मुझे फोन खरीदना है, फोन है यहाँ पे 1 लाख का फोन है। प्रॉब्लम ये है, मेरे पास 1 लाख तो नहीं है, मेरे पास अभी जो है, लेट्स से मेरे पास है 30,000 है, एग्जाम्पल लेते हैं चलो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कंपनी हो सकता है एक ऑफर दे कि आप क्या करें, आप 30,000 हमें दे दें और हर महीने आप हमें 5,000 दें टिल द कंप्लीशन ऑफ योर पेमेंट। या फिर दो दो चीजें करती है कंपनी। एक तो ये कहती है कि आप एक काम करें, 1 साल का हमारे साथ वो ले लें, 1 साल का हमारा जो पूरा वो होता है ना, प्लान होता है, वो ले लें, जिसके अंदर आप लेट से लाख रुपए का फोन है, 1 लाख का है, 1 लाख मीन 100,000 का अगर फोन है, तो आप 30,000 अमाउंट भर दें, विच इज नोन एज इनिशियल डिपॉजिट या डाउन पेमेंट। उसको कहा क्या क्या कहा जाएगा, इनिशियल पेमेंट, डिपॉजिट या फिर डाउन पेमेंट। क्या आप डाउन पेमेंट कर दें, जो आपकी उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, हम एक काम करते हैं, वो 10 महीनों में दे दिएगा आप। लेट से वो कह रहे हैं 1 ईयर, या तो 1 ईयर प्लान बोलेंगे या 10 मंथ्स बोलेंगे या 2 ईयर्स बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। लेट से कंपनी कहती है आप 10 मंथ्स के अंदर मंथली इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे दें, ताकि आपकी पूरी की पूरी रकम हो जाए और आपके पास ये फोन आ जाए और आप पहले से ले लें, ये फोन यूज करें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। तो लेट से 30,000 मैंने पे कर दिए थे इन लोगों को, और अब हर महीने मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, 7,000 फॉर द 10 मंथ्स प्लान। यस और नो? अक्सर हमने देखा है इस तरह की चीजें मिलती हैं जी सर, बैंक इस वाले। तरह से। हाँ, बैंक वाले करते हैं और कंपनी, मोबाइल कंपनीज भी बहुत करती हैं। तो या अगर वो अलग 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 चीजें हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, बहुत महंगी चीजों में ज्यादातर ये चीजें होती हैं, कार्ड्स में होता है। तो हाँ, इंस्टॉलमेंट वर्ड है उसका प्रॉपर ना। तो वो इंस्टॉलमेंट बहुत होती है, यहाँ पे भी बहुत होने लग गई है अब। और दूसरी एक और तरह की इंस्टॉलमेंट होती है। एक तो ये है कि इसमें क्या हुआ, देयर इज जीरो मार्कअप, जीरो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, एडिशनल अमाउंट, या मार्कअप भी क्या है, एडिशनल अमाउंट। लेट से 1 लाख रुपए का फोन था और मुझे 1 लाख का ही पड़ रहा है, देखो, 10 महीने मैंने 10 मंथ्स मैंने इसके 7,000 पे किए, तो 70,000 फॉर 10 मंथ्स, और इनिशियल डिपॉजिट मेरा 30 था, तो टोटल 1 लाख अमाउंट हो गई, या 100,000 अमाउंट हो गई, कोई इशू नहीं है। बट कंपनी, अब जाहिर सी बात है, पूरे इतने लंबे टर्म्स तक या इतने लंबे टाइम तक वो आपको एक चीज फेवर कर रही है, तो वो कंपनी ये भी करती है कि हम एक काम करेंगे, आपको आप 30,000 दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 70,000 नहीं दीजिएगा, आप 90 सॉरी, आप 7,000 पर मंथ नहीं दीजिएगा, आप 9,000 पर मंथ दीजिएगा। वो फिक्स कर रही है अमाउंट। रीजन, दे वांट इंटरेस्ट या दे वांट मार्कअप। अब इसमें क्या अमाउंट हो जाएगी, देखो, 30,000 आपने पे कर दिए थे, 9,000 आपको हर मंथ पे करने फॉर द 10 मंथ्स, सर ये हो गए 90,000। आपके पास ये पूरा मोबाइल पड़ कितने का गया, 120,000 का। सर हाँ जी, अब बोलो। सर आप ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं? नहीं 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 बेटा, नहीं, मैं आपको सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा बहुत, ये वो है बहुत। एक्चुअली, ये बहुत कॉमन है इंटर। आप लोग समझ गए हो तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं लिख भी देता हूँ, चलो लिख दूं अगर आप लोग कह रहे हो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी सर। चलो अब देखते हैं, मेरी मोबाइल वाली एग्जांपल समझ में आ गई है किस तरीके से वर्क करता है ये मंथली इंस्टॉलमेंट, दो दो तरीकों से, दो दो अलग अलग प्लान होते हैं। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं ये क्या कह रहे हैं, आयशा बाइज अ न्यू कार, नई गाड़ी खरीदी इन्होंने। अच्छा, उसको नई गाड़ी खरीदनी थी, कैश प्राइस है अगर उसकी, अगर वो खरीदती है उसी वक्त इमीडिएट, तो 4,500 की पड़ेगी। या अगर क्रेडिट टर्म्स है तो वो ये है कि ये 25% डिपॉजिट दे दे कैश प्राइस का, मतलब 4,500 का 25% दे दे, और जो बकाया पैसे हैं वो जितने भी हों, डजेंट मैटर, वो इक्वल मंथली पेमेंट दे 12 मंथ्स की, और इक्वल मंथली पेमेंट हो $320 के। ये दूसरी टाइप का इंस्टॉलमेंट आ गया। अब देखो आगे होगा क्या, शी बाइज अ कार यूजिंग क्रेडिट टर्म्स,
How much more than the cash price will she pay overall for the car? If she is choosing credit terms, हम इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे कि इसको गाड़ी टोटल पड़ कितने की गई। फिर हम कहेंगे कि अगर ये उसी वक्त खरीदती तो उसको कितने की पड़ती 4500। तो हम माइनस करके देखेंगे कि कितनी महंगी पड़ रही है और कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ रही है इसको। ठीक है, चेक करते हैं। चलो 3 मार्क का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द कैश प्राइस। तो कैश प्राइस अगर 4500 है, आप लोग ऐसे कर सकते हो, 4500 के आगे 100, 25 इसके नीचे और x। अब 25 क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको डिपॉजिट पता चल जाए एग्जैक्टली। ये हो जाएगा आपका 4500 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, जीरोस कैंसिल, 25 45। ये ज्यादा इजी ये हो जाएगा जिसमें आप 4500 100 है, 25 वन जा 25 फोर जा 4 एंड 450। तो ये हो जाएगा 2 2 250 एंड देन 2 वन जा 2 1 1 2 5 1 1 2 5। इतनी इसको डिपॉजिट अमाउंट देनी पड़ेगी। जी बोलो, सही है सर। कोई इशू तो नहीं है? अब सर वो 12 मंथ की प्लस कर लेंगे इसके साथ और फिर माइनस कर देंगे ओरिजिनल प्राइस से, ऐसे ही करना है। एग्जैक्टली, गुड गुड। तो इतनी हमने डिपॉजिट कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हर महीने अगर ये $320 पे करती है तो 12 की कितनी हो जाएंगी? अच्छा, इसको भी, क्योंकि P1 का सवाल है बेटा, आराम से होगा। सबसे पहले आप 10 मंथ्स के निकाल लो। 10 मंथ्स के कितने होंगे? 3200 और इसमें 640 मजीद ऐड कर दो फॉर द 2 मंथ्स। एक महीने की 320, 2 महीने की कितनी हो गई? 640 हो गई। अब ये ऐड कर लो तो ये हो गया 3840। ये आपकी टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो गई। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, जो भी है क्या, 1000 ऐड करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 4840। और अब हम ऐड करेंगे 100 तो ये हो गया 4940 और 4965 आंसर होगा इसका। 4965 आप लोग आराम से मेंटली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा नहीं, इन्होंने हमसे पूछा क्या था, हाउ मच मोर, तो आपने निकाल लिया कि इसको कितने की पड़ रही हुई क्रेडिट टर्म में, 4965 की क्रेडिट टर्म्स। लास्टली अब आप क्या करोगे, इसके अंदर 450 से माइनस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कितनी महंगी पड़ रही है, कितनी ऊपर या कितना मार्कअप देना पड़ रहा है। तो इट इज 465। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो मैं ज्यादा समझाया है कि अगर हाँ देखो, ये अगर इसमें लेती ना कैश प्राइस पे उसी वक्त, ये क्रेडिट टर्म्स चूज नहीं करती। क्रेडिट टर्म में तो देखो इतने की पड़ रही है इसको। अगर ये उसी वक्त कैश प्राइस देके खरीदती तो फिर इसको कितने की पड़ती? तो इतना डिफरेंस आ रहा है, वो पूछना चाह रहे थे, हाउ मच मोर कैश प्राइस विल शी पे ओवरऑल फॉर द कार। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई करने हैं। ये P1 के क्वेश्चंस हैं। मैं एक दफा P2 के भी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, P1 हो या P2 हो। आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो P1 P2 के। कहीं पे P2 की प्रॉब्लम आएगी मैं जरूर हेल्प करूंगा, कोई इशू नहीं है, इजी है बिल्कुल, ट्रस्ट मी। अभी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझो। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी से लिंक्ड है, तो हमारा कोई नया लेक्चर लगेगा नहीं। %2 मैं दोनों फाइलें भेज दूंगा। %2 देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, लेकिन ये पेपर 2 के सवाल हैं। सिर्फ अगर पढ़ते हैं तो देखो क्या कह रहे हैं ये लोग। आर्की ब्रॉड बॉट अ कार फ्रॉम डीलर, द डीलर सोल्ड द कार फॉर दिस, इतनी अमाउंट हो गई, डिपॉजिट एज अ परसेंटेज। तो अगर वो इनिशियल डिपॉजिट पे कर रही है तो परसेंटेज में कितना होगा? तो आपने क्या करना है कि अगर इसके अगर वो कार डीलर ने अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डीलर सोल्ड द कार फॉर 7040, और इस लड़की के लिए कितने की पड़ रही होगी? ये इसके लिए सेलिंग कहलाएगी डीलर के लिए, लेकिन इसके लिए जो खरीद रहा है पर्सन, उसके लिए क्या कहलाएगी? कॉस्ट प्राइस, है ना। हम दुकान वाले से कोई चीज खरीदते हैं, लेट से मैं खरीद रहा हूँ एक, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज का बिस्किट खरीद रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ी पता कि उसके पास से कितने का आया, उसको कितने का पड़ा।
उसको लेट से 40 रुपीज का पड़ा होगा, वो 10% 10 रुपीज रख रहा है, मुझे नहीं पता वो 5% इसमें अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मेरे लिए तो वो कॉस्ट प्राइस होगी ना जब मैं 50 का खरीद रहा हूँ। हाँ, अगर मैं सेल करता हूँ इसको आगे 60 रुपीज का, तो फिर मैं इसके अंदर अर्निंग कर रहा हूँ, फिर मेरे लिए कॉस्ट प्राइस 100% होगी और इसको मैं सेल कर रहा हूँ 60 का, तो लेट से कोई परसेंटेज हो रही है उसके अंदर, परसेंटेज इंक्लूड हो रही है। लेकिन जो मेरे से $60 का खरीद या 60 रुपीज का खरीद रहा है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस 60 होगी, उसके लिए 100% रिप्रेजेंट करेगा 60। तो ये चेन समझ रहे हो आप लोग? सर वापस समझा दें। मैं समझाता हूँ। लेट से एक एक सबसे अच्छी एग्जांपल होती है इसके अंदर, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वाली बात करूँ, लेट से अगर एक मैन्युफैक्चरर है, कोई व्हीट फैक्ट्री है, आटा बनाता है, तो उसको सबसे पहले ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन खरीदने पड़ेंगे। जब वो व्हीट ग्रेन खरीदेगा ना, तो जो फार्मर सेल करेगा, फार्मर प्रॉफिट में करे या लॉस में करे, फार्मर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फार्मर तो वैसे भी प्रोडक्शन कर रहा है। फार्मर क्या कर रहा है, उसने सेल कर दिया, उसके पास 100% अमाउंट आ गई। जो सबसे पहले फैक्ट्री खरीद रही है ना, फैक्ट्री के लिए वो जो प्राइस उसने पे किए, दिस विल बी नोन एज द 100% प्राइस, यस और नो? यस सर। अब ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करने के बाद आगे शॉप्स को बेच रही है, और जो उसने फार्मर से खरीदा था और अब वो जो बेच रही है फैक्ट्री, वो उसको पता है कि मैं इतने प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। लेट से अगर मैंने 100% अमाउंट में उठाया है, तो मैं जो है मजीद 100% प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मुझे तो 200% का पड़ रहा है। सही है, उसने 100% प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। अब शॉपकीपर जब खरीद रहा है उसको, या दुकान वाले खरीद रहे हैं, तो दुकान वालों के लिए क्या कहलाएगा, वो 100% अमाउंट कहलाएगी जब वो खरीद रहे हैं। लेट से ये हो गया था। अब मैं एग्जाम्पल किस तरीके से समझाऊं, वेट सब और बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से कोई चीज $5 की बन रही है, अब $5 इसको बेचा जा रहा है आगे $8 का। तो ये जो फर्स्ट पर्सन बेच रहा है ना इसको, फर्स्ट पर्सन इसको बेच रहा है, तो वो $3 का प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन जो सेकंड पर्सन खरीद रहा है ना, उसको थोड़ी पता है ये कहानी। वो तो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि भाई ये तो 8% का है, और 8% के हिसाब से उसको कितने का पड़ रहा है, 100% का। वो अपने हिसाब से देखेगा, बोलेगा यार मेरी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो $8 है, तो ये 100% है। अब वो अगर आगे सोच रहा है उसको $10 की बेचने के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के लिए परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या इंक्रीज होगी अगर प्रॉफिट में बेच रहा है। लेकिन जो थर्ड पर्सन खरीद रहा है, थर्ड पर्सन तो $10 का खरीद रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100। तो ये चेन है पूरी, ये समझ में आ रही है चेन? जी। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से कि यहाँ पे डीलर सोल्ड कर रहा है, लेकिन ये पर्सन खरीद रहा है गाड़ी। तो जब वो गाड़ी खरीद रहा है ये पर्सन, तो उसके लिए तो वो 100% की कहलाएगी कार, यस और नो? लेकिन डीलर शायद प्रॉफिट या लॉस कर रहा होगा, वी डोंट नो, यहाँ पे बताया नहीं है। अब समझ में आ रही है बात? जी बाकी लोगों को नहीं लग रहा है समझ में नहीं आई है। सर, मतलब बेसिकली डीलर बीच का है ना, मतलब बीच वाली पार्टी है उसने। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते। अब देखो, तुम लोग जब ये क्वेश्चन करोगे ना, देखो नीचे हम जरूर बताएंगे डीलर की भी कहानी। यहाँ पे बता दी, आर्की की कहानी बता दी, आर्की पेज द डिपॉजिट ऑफ दिस। तो उसकी 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 क्या कंडीशन है, उसको अब कितने की पड़ रही है ये कार, 7,040 की 100% पे, और वो डिपॉजिट पे करना चाह रही है अभी 1760 की, 60 का डिपॉजिट। और एक्स, आप डिपॉजिट की परसेंटेज निकाल सकते हो आराम से यहाँ से। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो ये रहा, आ गया, ये रहा, आ गया डीलर की भी कहानी। कि जब डीलर बेच रहा था तो वो प्रॉफिट कर रहा है, तो वो पूछेंगे कि कैलकुलेट द प्रॉफिट जो डीलर ने बनाया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, डीलर जो गाड़ी बेच रहा है, वो उसको कितने परसेंटेज की पड़ रही है, 130% की बन रही है। बताओ क्यों? 130 या 130% की क्यों पड़ रही है जब वो इतने प्राइस से बेच रहा है? क्योंकि वो 30% प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन हमें नहीं पता इसको ओरिजिनली पड़ी कितने की है, या इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 100 लिखेंगे और आगे यहाँ एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये एक चेन है। उसको कितने की पड़ी होगी हमें नहीं पता, लेकिन आर्की के लिए कितने की होगी वो उसके हिसाब से देख। हर किसी की अपनी अपनी कॉस्ट प्राइस होती है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको 100% पे सेट करेगा। हमें यही सब देखना होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मांगा क्या है, बोला है डीलर सोल्ड द कार, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%।
अच्छा, सेल कर दी थी, सेल कितने में की थी हमें सेलिंग पता है, ऊपर देख सकते हैं हमें सेलिंग पता है, 7,040 की सेलिंग है। तो सेलिंग है, डीलर के लिए सेलिंग की क्या है, प्रॉफिट में सेल किया है, कितने प्रॉफिट में 30, तो 130 सेलिंग परसेंटेज बनेगी। समझ रहे हो? और इसी डीलर ने 30% का प्रॉफिट किया था आपने, और ये पूछ रहे हैं प्रॉफिट किया कितना है, हुआ कितना है प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट की परसेंटेज लिख दो, आगे एक्स लिख दो, तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही चीज है कि अगर आप जो चीज लिखोगे उसके सामने वही लिखोगे तो आपको वही चीज मिलेगी। यहाँ पे देखो 70-40 इसलिए लिखा है क्योंकि 70-40 की सेलिंग पता थी हम लोगों को, सेलिंग परसेंटेज पता थी, इट इज 130। इतनी खामोशी हो गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एकदम से हम लोग सर ये जो है 130 एग्जॉस्टेड क्यों हो आ रहा गए, है? खत्म हो गए। हाँ, 130 क्यों आ रहा है? 130 क्यों आ रहा है, देखो क्वेश्चन में देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। सही है। तो अब देखो अगर ये 30% का प्रॉफिट कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा, इसकी खुद की कॉस्ट परसेंटेज कितनी होगी, 100%। जी और ये इस पे 30% कमा रहा है, तो टोटल सेलिंग जब कर रहा होगा, टोटल जब ये कोई चीज बेच रहा होगा, तो ये अपने पैसे भी तो रिकवर कर रहा है और साथ साथ प्रॉफिट भी तो कर रहा है। जी तो पैसे रिकवर करने की परसेंटेज कितनी हो गई, 100%। और साथ ही साथ प्रॉफिट करने की परसेंटेज हो गई 30%, तो टोटल सेलिंग परसेंटेज कितनी हो गई, 130। अब समझ में आया? यस तो अगर ये 7,040 की आप बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो ये बता रहे हैं कि ये जब सेल कर रहा था तो ये 30% पे प्रॉफिट पे बेच रहा था, तो टोटल कितने का हो जाएगा, 130% हो जाएगा। और अब ये पूछ रहे हैं कि परसेंट प्रॉफिट कर कितना रहा है, तो आपने 30 लिखा और आगे यहाँ पे एक्स लिख दिया। अच्छा, आप कहोगे सर हमने 100 नहीं लिखा, हम तो हर क्वेश्चन में 100 लिख रहे थे, ऐसा ही है ना? तो नहीं आप एक काम करो, कोई इशू नहीं है, आप 100 भी लिख लोगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप 100 लिख रहे हो तो आपको मिलेगा क्या, ये बता दो जैद। अगर आपको ये मिल जाएगा कि डीलर को खुद कितने का पड़ा है ये चीज, डीलर को गाड़ी खुद की कितने की पड़ी उसको। समझ में आ रही है? जी सर। देखो 100% लिखोगे कॉस्ट मिलेगी, प्रॉफिट या लॉस लिखोगे प्रॉफिट लॉस मिलेगा। सेलिंग परसेंटेज आइदर 100 से कम होगी 100 से ज्यादा होगी, वो लिखोगे तो सेलिंग प्राइस लिखनी पड़ेगी। कीप दैट सिंपल, हो जाएगा। राइट सर। ठीक है। अच्छा, आई एम टेकिंग 5 मिनट मोर, फिर मैं टेस्ट भेज रहा हूँ, भले लेट स्टार्ट कर लेना। पेपर 2 का सवाल काफी है इसके अंदर, तो पेपर 2 के सवाल भी आप लोग करते रहना। पेपर 1 वाले वाइंड अप करो, पेपर 1 1-2 दिन में ही वाइंड अप कर लो, बहुत छोटा सा है। पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना फिर। अच्छा, अब जरा इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं। सारे बच्चे यहीं पे हैं अरीब के अलावा, अरीब तो मुझसे बोल के गया अभी, बाकी बच्चे कहाँ हैं, सारे हैं अभी? चलो ठीक है, हम बात करते हैं, कनेक्टिंग चैप्टर है तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, हल्का सा सिंपल इंटरेस्ट समझा दूंगा, कंपाउंड बाद में समझा दूंगा। तो बेसिकली टॉपिक इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसे कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में कोई बताना चाह रहा है? जी सर जैसे मुनाफा। मुनाफा तो प्रॉफिट है ना बेटा, इंटरेस्ट किसे कहेंगे? सर इंटरेस्ट उस चीज को जैसे। सूद को सर। हाँ, अगर हम लोग ऐसे इस्लामिक पीओवी से बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट सूद है एक्चुअली। हाँ, मनी बोरो या मनी इन्वेस्ट करने में जो फिक्स अमाउंट आप ले रहे हो उसे इंटरेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दे, अच्छा इसमें बड़ी डिबेट करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स अपने क्लास में इसका लेक्चर दे रहा होता हो ना, सारे माशाल्लाह से इस्लामिक स्कॉलर बच्चे हैं, मुझे कह रहे होते हैं सर ये तो सूद है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। या हमें बोल रहे होते हैं सर अगर मैं किसी के पास पैसे रखवा रहा हूँ और मुझे पैसा मिल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना, ये इंटरेस्ट कैसे हुआ। तो देर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड अ प्रॉफिट, मैं समझाता हूँ। लेट्स से मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किए पैसे, एक क्लॉथ मेकिंग कंपनी है, मैंने क्या किया, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, ज्यादातर स्टॉक्स, पता नहीं शायद तुम लोगों को पता हो स्टॉक मार्केट, इन सब की नॉलेज, फॉरेक्स क्रिप्टो वगैरह की। तो अगर मैंने कोई लेट से ऐसी एग्जांपल उठाते हैं कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट करने के बाद अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा तो मेरा क्या है, लॉस, और अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मेरा क्या है, प्रॉफिट।
दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। मैंने यहाँ फिक्स नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला कि अगर मैं बिटकॉइन में वो कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो हर महीना मुझे 5% मिलेगा। ये तो गलत बात हो गई ना भाई, कभी बिटकॉइन नीचे भी जा सकता है। तो अगर मैं किसी कंपनी में लेट से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं टर्म्स में ही लिख दूं पहले कि भाई कंपनी लॉस करे या कंपनी प्रॉफिट करे, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं हर साल आपसे अपनी रकम का या अपनी अमाउंट का 5% ले लूंगा, मतलब 5% प्रॉफिट में लूंगा। मेरी अमाउंट तो वहीं पे, लेट से मैंने $1000 आपको दिए हैं और आप पे मैं 4 साल तक $1000 रखवा रहा हूँ। आप हर साल मुझे इसका इंटरेस्ट देना और मेरी अमाउंट को अपने पास सेव रखना, और हर हर साल मैं आपसे लूंगा 4% का इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपके पास $1000 रखवा रहा हूँ, तो मैं आपसे हर हर टाइम आपसे मैं उसका 4% लूंगा। नाउ व्हाट इज 4% ऑफ 1000? 400 40 नहीं ना, 4 वो तो 40% होगा ना। 4% कह रहा हूँ मैं सिर्फ, तो मैं आपसे हर साल $40 लूंगा हर साल। अब हर सालों में से कभी कभार कंपनी क्या करेगी, लॉस भी करेगी, अपनी जेब से देना पड़ेगा उसको फिर कंपनी को कि यार मैंने तो ये किसी से पैसे लिए थे एज एन इन्वेस्टमेंट, और अब मुझे प्रॉब्लम हो गई है क्या, कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको जो है हर साल फिक्स अमाउंट देनी पड़ रही है। तो जहां फिक्स की बात आ जाए ना, वो चीज क्या कहलाती है, इंटरेस्ट। और ये क्योंकि अनफेयर भी है फॉर द कंपनी, यस और नो, तो दैट इज वाई इस्लाम में ये चीज हराम भी है। अगर इस्लामिक, आई एम नॉट इस्लामिक टीचर या इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन मैं अगर इस हवाले से बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, जहाँ पे फिक्स होता है वहां पे हराम का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको इंटरेस्ट और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब्दुल्ला, समझ में आया? जी। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी है, मैं उसका इतने परसेंट का स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर बनना चाह रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? लेट से मैंने और अब्दुल्ला ने मिलके एक कंपनी खोलनी है। अब अब्दुल्ला ने कहा सर, मैं लेट से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा की हमें रेस्टोरेंट खोलना है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। तो अब्दुल्ला ने कहा सर मैं जो है मैनेज भी मैं करूँगा, सारे एक्सपेंसेस भी मैं देखूंगा, और मेरी भी रेसिपी भी मेरी है, बस आपको क्या करना है, आप सिर्फ पैसे दे दें मुझे, मेरे पास पैसे कम है। तो मैं क्या करता हूँ, अब्दुल्ला को पैसे दे देता हूँ, और हमने बात कर ली पहले से कि यार मैं ना 30% कंपनी या रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, आप 70, क्योंकि आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो आप 70% का मालिक हो, मैं 30% का मालिक हूँ। अब क्या होगा, प्रॉफिट स्प्लिटिंग कैसे होगी, जितना भी हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा 30% मैं उसमें से लूंगा और अब्दुल्ला 70% ले लेगा। हाँ, अगर कंपनी लॉस कर रही है या रेस्टोरेंट लॉस कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई लॉस बेरिंग मेरा कितना है, मेरा कितना लॉस बेरिंग, या मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं 30%, अब्दुल्ला की तरफ से कितने जा रहे हैं 70%। ये तो हमारी कंपनी की या किसी शेयर का शेयर होल्डर हो गया, या ओनिंग हो गई। ओनिंग समझते हो कि मैं इतना ओन करता हूँ, अब्दुल्ला इतना ओन कर रहा है, वो अलग चीज है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आएगा। बट अगर मैं इसको कहता हूँ कि तुम रेस्टोरेंट खोलो, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पूरे पैसे आपको दे रहा हूँ, आपका क्या काम है, आप मुझे हर साल है ना 10% का जो जो 10% दे देना मेरी अमाउंट का। तो ये तो अब्दुल्ला कहेगा ये तो अनफेयर है भाई, सर मैं हो सकता है रेस्टोरेंट का नहीं चले, मुझे देना पड़ेगा आपको हर साल। तो ये इंटरेस्ट आ जाता है। अब समझ में आ गया इंटरेस्ट और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है। यस अब सर। इंटरेस्ट में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं? सबसे पहली चीज है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट इज आइदर बोरोड और इन्वेस्टेड। रेट क्या है? परसेंटेज में होगा। लेट से मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि मैं हर 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 साल 10% लेता रहूंगा, तो ये जो है हमारा रेट हो जाता है। और यूजुअली परसेंटेज पर एनम होती है। पर एनम, एनम का मतलब होता है एनुअली। लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा 5% रेट है पर एनम। अगर मैं आपको पैसे दूं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मेरे पैसे रखो, भले 4 साल तक 10 साल तक रखो, लेकिन हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5% का मुझे वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
अच्छा, और टी क्या है? ऑफ कोर्स इट इज टाइम। टाइम किस में होता है? टाइम इन years। तो देखो ये PRT का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन जाता है कि इफ समवन वांट्स टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बिल्कुल सिंपल बेसिक इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का अच्छा सा फॉर्मूला है और बहुत बेसिक फॉर्मूला है। इट इज P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100। PRT अपॉन 100 बोलते हैं इसको। वैसे तो आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई इतने इतने कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप एक साल का निकाल लो। लेट से मैं आपको $10,000 दे रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं हर हर साल 2% आपसे अमाउंट लूंगा। अच्छा, ये बात याद रखना, मेरी दी हुई अमाउंट में से नहीं कह रहा मैं, दी हुई अमाउंट तो लूंगा ही लूंगा बाद में, अलग से मैं आपसे 2% ले रहा हूँ। ये बात सब समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, 2% ये हो गया। आप परसेंटेज नहीं लगाओगे वैल्यू फॉर्मूले में डालने के लिए, तो ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया टी है लेट से मैं कहता हूँ 3 ईयर्स तक मैंने अमाउंट दी हुई है किसी को, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 3 सालों का? देखते हैं जरा। ये बन गया $600। तो मैंने अगर किसी को अमाउंट दी हुई है $10,000, उसको $600 देने पड़ेंगे मुझे 3 साल तक। मतलब हर साल या तो मुझे दे दे, ये हर साल मुझे 200 दे दे, या 3 साल एट द एंड ऑफ 3 इयर्स मुझे इतने पैसे दे दे। अच्छा, और अगर एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स अगर मैं इससे वापस से मेरी अमाउंट मांगू, टोटल अमाउंट, कि भाई मेरी अमाउंट वापस करो, तो वो टोटल अमाउंट कितनी देगा? 10,600। ये बात समझ में आई? जी सर। सबको समझ में आई? जी सर। तो बेटा देखो, फॉर्मूला अगर किसी को याद ना भी हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर्मूला किसी को याद नहीं, वो एक साल का निकाल लो। आपको पता है एक साल में आपको 2% देना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10,000 के आगे 100% और 2 के आगे x क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। शायद मैंने कुछ गड़बड़ गलत, हाँ 2% परसेंटेज पे 2 आएगा ना, आई एम सॉरी, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप एक साल में कितने पैसे ले रहे हो उससे, इतने ले रहे हो, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो क्या आप टोटल कितने पैसे लोगे? 600 लोगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला यूज कर लेगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, इतनी सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ओके एनी क्वेश्चंस? यस सर। एनी क्वेश्चन? सर फिलहाल तो नहीं है। नो सर। चलो सर ठीक। मैं 2 के 1-2 हाँ क्वेश्चन बोलो। बता देते। जी सर पेपर 2। जल्दी पूछो बस, टेस्ट फिर पेपर का करना है, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, चलो ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हम कंपाउंड करेंगे तो फिर हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे दोनों के एक साथ। ओके देन, टेस्ट के लिए गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।